नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग काव्य शास्त्र के आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। 152 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं। शुरू करते हैं। रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की है? ऑप्शन है शंकुक, अभिनवगुप्त, भरतमुनि, विश्वनाथ। हम सभी जानते हैं कि रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना आचार्य शंकुक ने की थी, जबकि अभिनवगुप्त रस विवेचन में शैव दर्शन की कल्पना करते हैं। भट्ट नायक सांख्य दर्शन के अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं और भट्ट लोलट ने मीमांसा दर्शन के आधार पर रस सूत्र की व्याख्या की है। अब ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आचार्य, उनसे संबंधित सिद्धांत और उनका दार्शनिक मत कि रस सूत्र की व्याख्या करने वाले जो 4 प्रमुख आचार्य हैं, जिसमें भट्ट लोलट का जो सिद्धांत है उसे उत्पत्तिवाद नाम से जाना जाता है, जो कि मीमांसा दर्शन पर आधारित है। आचार्य शंकुक के सिद्धांत को अनिमितिवाद के नाम से जाना जाता है, न्याय दर्शन पर आधारित है। भट्ट नायक के सिद्धांत को भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है, सांख्य दर्शन पर आधारित है। और अभिनवगुप्त के सिद्धांत को अभिव्यक्तिवाद के नाम से जाना जाता है, जो कि शैव दर्शन पर आधारित है। इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? ऑप्शन है क्षेमेंद्र, वामन, भोजराज, भरतमुनि। तो इसका उत्तर सही है ऑप्शन डी। भरतमुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, जबकि आचार्य वामन ने 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन है व्यक्तित्व का परिशोधन, बी ऑप्शन है चरित्र चित्रण, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण और रसास्वादन। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात रसास्वादन। क्योंकि भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वह रसास्वादन है। आचार्य भरतमुनि ने व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण तथा दृश्यों का प्रस्तुतिकरण को गौड़ स्थान देते हुए नाटक के आनंद अर्थात रस के रसास्वादन को सर्वप्रमुख बताया है। नाट्यशास्त्र भरतमुनि का श्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, काव्यशास्त्री ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक हैं? ऑप्शन है भरतमुनि, विश्वनाथ, राजशेखर, दंडी। सही उत्तर है राजशेखर। राजशेखर ने काव्य मीमांसा ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है, कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं? तो कवि कंठाभरण के रचनाकार क्षेमेंद्र हैं। क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा, सुव्रत तिलक, दशावतार चरित इन ग्रंथों की भी रचना की है। दंडी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह काव्यादर्श है और धनंजय का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह दशरूपक है। इन सभी ग्रंथों के विषय में कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है। अलग अलग आचार्यों के जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, इसलिए विशेष तौर पर संस्कृत के काव्यशास्त्री आचार्यों के ग्रंथों का नाम हमें पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है? ऑप्शन है कविता जगत की अनुकृति है, अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है, काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सही होगा, इसमें वह है डी, काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। यह बात अनुकरण सिद्धांत के विषय में सही नहीं है, क्योंकि अरस्तु का मानना था कि काव्य प्रकृति का अनुकरण है। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आई रिचर्ड्स हैं। जैसे प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक इयॉन है, क्रोचे की एस्थेटिक है, इलियट की द सेक्रेड वुड है। अगला प्रश्न है, किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? ऑप्शन है मैथ्यू आर्नल्ड, जॉनसन, लॉन्जाइनस, सार्त्र। इसका सही उत्तर है लॉन्जाइनस, क्योंकि लॉन्जाइनस का जो सिद्धांत था वो उदात्तवाद था और उनकी जो पुस्तक है वो पेरहुप्सस नाम से है। और पेरहुप्सस को मूलतः भाषण शास्त्र की पुस्तक यानी रेटोरिक की पुस्तक माना जाता है। मैथ्यू आर्नल्ड ने एक पुस्तक लिखी थी, बहुत प्रसिद्ध है, कल्चर एंड एनार्की। जबकि अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? ऑप्शन है केशव, जयदेव, भामह, आनंदवर्धन। तो इसमें आनंदवर्धन जो है वे अलंकारवादी आचार्य नहीं है, बल्कि ध्वनिवादी आचार्य हैं। बाकी भामह जिन्होंने काव्य अलंकार लिखा, जयदेव जिन्होंने चंद्रालोक की रचना की, आनंदवर्धन जिन्होंने ध्वन्यालोक लिखी, केशवदास जिन्होंने कवि प्रिया लिखा। इसमें से भामह, जयदेव और केशवदास अलंकारवादी आचार्य हैं, जबकि आनंदवर्धन जो है वे ध्वनिवादी आचार्य हैं। ऑप्शन है ब्रह्मानंद। अगला प्रश्न है, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? ऑप्शन है रस, वक्रोक्ति, ध्वनि और अलंकार। इसका सही उत्तर है रस। रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, इसलिए तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया कि रसो वैसा, अर्थात रस जो है वह आनंद स्वरूप ब्रह्म है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रणेता कुंतक हैं, ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन है, अलंकार संप्रदाय के भामह हैं। अगला प्रश्न है, मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है? ऑप्शन है अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से,
विज्ञान लेखन से, प्रौद्योगिकी से, यथार्थवाद से? इसका सही उत्तर है अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम काव्यलक्षण से संबंधित यह कथन किसका है? इसमें 4 आचार्यों का नाम दिया गया, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य भरत। तो इसका सही उत्तर है पंडित राज जगन्नाथ। और ये देखिए तमाम सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है और बहुत प्रसिद्ध है। पंडित राज जगन्नाथ ने जो काव्य लक्षण दिया था, कविता की जो परिभाषा दी थी, वो बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा था कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द ही काव्य हैं। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी वाक्यम रसात्मकम काव्यम के रूप में। आचार्य भरत जो है विभावानुभाव व्यविचार संयोगादर्श निष्पत्ति कहते हैं। आचार्य मम्मट तद 200 शब्दार्थो सगुणावन अलंकृत पुनः क्वापि कहते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य प्रयोजन की दृष्टि से निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, इससे यश प्राप्त होता है, आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसमें जो अंतिम ऑप्शन है, शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है, यह काव्य प्रयोजन की दृष्टि से सही नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है? इसका सही उत्तर है ईश कृपा। तो ईश कृपा को नहीं आवश्यक माना गया, बल्कि जबकि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को आवश्यक माना गया। ध्वनि सिद्धांत के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, ध्वनि के 2 प्रमुख भेद माने गए हैं, लक्षणामूला, व्यंजनामूला। ऑप्शन बी है, लक्षणामूला को अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं। ऑप्शन सी है, अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भी 2 भेद माने गए। और ऑप्शन डी है, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि लक्षणामूला ध्वनि का एक भेद है। इसमें जो पहला ऑप्शन दिया था वो गलत है, क्योंकि ध्वनि के जो भेद माने गए हैं, लक्षणामूला, व्यंजनामूला, यह सही नहीं है, क्योंकि और बाकी अन्य जो कथन है वे ध्वनि के संबंध में सही है। आनंदवर्धन ने जो ध्वनि के भेद किए थे वो वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि के रूप में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से अरस्तु के अनुकरण से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है, अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय भावनापूर्ण अनुकरण से है। अनुकरण भी एक सर्जन क्रिया है। अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है। अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया। इसमें सी ऑप्शन जो है वह सही नहीं है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है। ये बात सही नहीं है, क्योंकि प्लेटो और अरस्तु के मत में अंतर है। अरस्तु के अनुकरण से संबंधित बाकी अन्य जो कथन है वे सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व विषयक विवेचन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व के 3 पक्ष हैं, अंतरंग, बहिरंग और विरोधी तत्व। ऑप्शन बी है, महान विचारों की उद्भावना अंतरंग तत्व के अंतर्गत आती है। समुचित अलंकार योजना और उत्कृष्ट भाषा बहिरंग तत्व के अंतर्गत मानी गई है। ऑप्शन डी है, लॉन्जाइनस हर स्थिति में साहित्य में गरिमामयी भाषा के पक्षधर थे। इसमें ऑप्शन डी सही नहीं है कि लॉन्जाइनस हर स्थिति में साहित्य में गरिमामयी भाषा के प्रयोग के पक्षधर थे, यह सही नहीं है। बाकी अन्य सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भरत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है? तो सही उत्तर है अभिनवगुप्त। भरत के रस सूत्र की व्याख्या जो अभिनवगुप्त ने की उसे अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। भट्टलोलट की व्याख्या उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के नाम से, श्रीशंकु की व्याख्या अनुमितिवाद के नाम से, और भट्टनायक की व्याख्या को भुक्तिवाद या भोगवाद के नाम से हम सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। इस दोहे में है क्या है? ऑप्शन है, अभिधामूला शाब्दी व्यंजना, लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना, प्रयोजनवती सारूपा लक्षणा या गौड़ी साध्यवसना लक्षणा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अभिधामूला शाब्दी व्यंजना, अर्थात ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इसमें अभिधामूला शाब्दी व्यंजना का ही वर्णन है और इस दोहे में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कलाओं में विचक्षणता, प्रीति तथा कीर्ति को किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन माना है? तो सही उत्तर है भामा ने। आचार्य भामा ने चतुर्वर्ग फल प्राप्ति अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कलाओं में विचक्षणता, प्रीति तथा कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है। अगला प्रश्न है, कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र ने। बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन बी है, इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता।
ऑप्शन सी है यह अन्य अर्थ किसी रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया जाता है, और ऑप्शन डी है किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। तो इसमें जो लक्षणा शब्द शक्ति संबंधित सही कथन नहीं वो ऑप्शन बी है, क्योंकि ऑप्शन बी ये कह रहा है कि अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता, ये बात गलत है, जबकि अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ संबंध होता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक माना है। ऑप्शन है हुल्मे को, फ्लिंट को, रिचर्ड एलिंगटन को, लॉवेल को। तो सही उत्तर है फ्लिंट को। बिंबवाद पर एक घोषणा पत्र सन 1908 ईस्वी में फ्लिंट और हुल्मे ने प्रकाशित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फ्लिंट को बिंबवाद का प्रवर्तक माना। बिंबवादी जो प्रमुख लेखक जाने जाते हैं वे हैं एजरा पाउंड, लोवेल, डलिट, टी.एस. लॉरेंस, रिचार्ड तथा एलिंगटन। अगला प्रश्न देखते हैं, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत है। ऑप्शन है अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। तो सही उत्तर है उत्पत्तिवाद, जबकि आचार्य शंकुक का मत अनुमितिवाद के नाम से जाना जाता है, भट्टनायक का भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य शास्त्रियों को उनके सिद्धांत से सुमेलित करके सही कूट का चयन करिए। ऑप्शन दिया गया है आई रिचर्ड, अरस्तु, टी.एस. इलियट और कॉलरिज, और उनके सिद्धांत जो मिलान करने, अनुकरण सिद्धांत, निर्वैयक्तिकता सिद्धांत, कल्पना सिद्धांत और मूल्य सिद्धांत। तो हम सभी जानते हैं कि आई रिचर्ड्स ने मूल्य सिद्धांत प्रतिपादित किया, अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत, टी.एस. इलियट ने निर्वैयक्तिकता सिद्धांत, कॉलरिज ने कल्पना सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन किस विचारक का है? तो सही उत्तर है इलियट का। इलियट ने कहा था, इसलिए इलियट ने एक सिद्धांत दिया था, वो था निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं, वयोनुरूपः प्रथमस्तु वेशा, वेशानुरूपश्च गतिः प्रचारः। औचित्य के संदर्भ में उक्त कथन किस आचार्य का है? तो सही उत्तर है आचार्य भरत मुनि। औचित्य के संदर्भ में भरत मुनि ने ये श्लोक कहा था। काव्यालंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? तो सही उत्तर है वामन की। काव्यालंकार सूत्र वामन की रचना है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं और इनका समय 8वीं सदी के उत्तरार्ध माना जाता है। भामा ने काव्यालंकार लिखा था, जयदेव ने चंद्रालोक नामक ग्रंथ की रचना और दंडी ने काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। यह कथन किस आचार्य का है? बहुत प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शन है आचार्य मम्मट, आचार्य दंडी, आचार्य वामन और आचार्य रुद्रट। तो सही उत्तर है आचार्य दंडी। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते जो कथन है यह आचार्य दंडी का है और यह उनके ग्रंथ काव्यादर्श में उल्लिखित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। उक्त कथन किस आचार्य का है? ऑप्शन है जयदेव, हेमचंद्र, आनंदवर्धन, विश्वनाथ। तो सही उत्तर है हेमचंद्र। जयदेव ने कहा था कि निर्दोषा लक्षणवती सरित गुणा भूषणाम, और आनंदवर्धन ने कहा था कि सहृदय हृदया आह्लाद शब्दार्थ्यत्मेव काव्य लक्षणम, और विश्वनाथ का जो बहुत प्रसिद्ध है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अगला प्रश्न है, उत्तराधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया? तो इसका सही उत्तर है जॉन बार्थ ने। अगला प्रश्न है, व्यंग्य जीव है कवित्व में, शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है, वर्णय व्यंग्य प्रसंग। उक्त कथन किस आचार्य का है? तो सही उत्तर है प्रताप शाही। प्रताप शाही रीतिकाल के कवि हैं। भिखारीदास कहते हैं रस व्यक्ति परिपक्वता जाने रसिक नौर, और कुलपति मिश्र कहते हैं होत कवित्व में चतुराई जगत राम वश होय। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो बहुत प्रसिद्ध है ये सिद्धांत, अरस्तु का सिद्धांत है। लोनजानस का सिद्धांत उदात्तवाद है, कॉलरिज का कल्पना का सिद्धांत है, टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, विशिष्ट पद रचना रीति कथन किस आचार्य का है? तो यह इसका सही उत्तर होगा आचार्य वामन। आचार्य वामन ने रीति के परिभाषा देते हुए कहा था कि विशिष्ट पद रचना रीति। कुंतक ने कहा शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। अगला प्रश्न है, समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इससे अर्थ में रमणीयता आती है, कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसके बिना कोई अलंकार संभव नहीं है। यह मान्यता किसकी है? तो यह भामह की मान्यता है। आचार्य भामह जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं उनका मानना था कि समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इसके अर्थ में रमणीयता आती है, इससे अर्थ में रमणीयता आती है और कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अभिनव गुप्त का काव्य विद्या गुरु किसे माना जाता है? तो इसमें सही है भट्टतौत को माना जाता है। अभिनव गुप्त ने नाट्यशास्त्र की टीका अभिनव भारती नाम से लिखी थी, ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन नाम से, तथा काव्य कौतुभ जो भट्टतौत की कृति है उसकी भी टीका काव्य कौतुभ विवरण नाम से लिखी थी। नाट्य वेद हेतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से क्रमशः लिए गए हैं। तो इसमें क्रमशः लिया गया पाठ्य, यानी ऋग्वेद से पाठ्य लिया, यजुर्वेद से अभिनय लिया,
सामवेद से गान लिया और अथर्ववेद से रस लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिव्यंजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात सूत्र किसका है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात ये है वामन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अरस्तु के अनुसार अनुकरण है? तो अनुकरण नवसर्जन है, क्योंकि अरस्तु के और प्लेटो के अनुकरण में यही फर्क है। अरस्तु के अनुसार विरेचन परिष्कार करता है, किसका परिष्कार करता है? ऑप्शन है अंतर्वृत्तियों, आत्मा, पाचन तंत्र, काव्य शैली, गणराज्य। तो सही उत्तर है अंतर्वृत्तियों का परिष्कार। अगला प्रश्न है, काव्यश्यात्मा ध्वनिरित बुधैर्यः समासनात् पूर्व अस्तस्याभावम जगदुरुपरे भाक्तमास्तमन्ये, यह कथन निम्न में से किस आचार्य का है? तो यह आनंदवर्धन का ये कथन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आचार्य कुंतक ने निम्नलिखित में से किसे वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माना है? इसका सही उत्तर है कल्पना वक्रता। बाकी पद पूर्वार्ध वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता और प्रबंध वक्रता ये वक्रोक्ति के भेद के रूप में जाने जाते हैं। औचित्य सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है लॉन्जाइनस के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम पेरोप्सुस है। बालेयता औदात्य का आवश्यक तत्व है। भावावेश की तीव्रता औदात्य का आवश्यक तत्व एवं अंतरंग पक्ष है। गरिमामय रचना विधान औदात्य का महत्वपूर्ण पक्ष है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत है। औदात्य के संबंध में बालेयता औदात्य का आवश्यक तत्व यह कथन सही नहीं है, क्योंकि यह उदात्त का विरोधी तत्व है। और लॉन्जाइनस जिन्होंने उदात्तवाद सिद्धांत दिया था, उनके ग्रंथ का नाम पेरहुप्सस है। कार्ल मार्क्स और उनके विचारों के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो बी असत्य है, यानी मार्क्स ने सर्जन की प्रक्रिया में सौंदर्य की भावना को कुछ भी महत्व नहीं दिया, ये बात असत्य है। अगला प्रश्न है, काव्य लक्षण एवं लक्षणकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो डी विकल्प सुमेलित नहीं है, जहाँ लिखा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, और इसे दंडी का श्लोक बताया गया, जबकि यह दंडी ने नहीं लिखा है, बल्कि इसकी रचना पंडित राज जगन्नाथ ने की थी। शक्तिर निपुणता लोकशास्त्र काव्यादि वीक्षणाद काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यास इति हेतुस्तु उद्भवे काव्य हेतु विषय को उपयुक्त मान्यता किस आचार्य की है? तो यह मम्मट की है, और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध यह मान्यता है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्यः परनिवृत्ते कांता संमिततयो उपदेश युजे, काव्य प्रयोजन के विषय में उपयुक्त मत किसका है? और ये बहुत प्रसिद्ध काव्य प्रयोजन के विषय का यह जो श्लोक है, और इसकी रचना मम्मट ने की थी। क्योंकि भामा कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचस्रव्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निवेशनम। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन सही नहीं है। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ में व्यापार शब्द का प्रयोग किया है, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है, चिक्कर दिग्गज डोल माहि गिरि लोल सागर खर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कटकटहि मरकट विकट भर बहु कोटि कोटिन धामहि जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुणगन गावहि। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? तो इसमें कोई संदेह नहीं, ओज गुण है। अगला प्रश्न है, काव्य के कितने प्रधान भेद होते हैं? तो काव्य के दो प्रधान भेद हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य वह है जो अभिनय द्वारा दिखलाया जाता है, जैसे नाटक, प्रहसन, और उसके बाद पढ़ने और सुनने योग्य हो या श्रव्य हो। श्रव्य काव्य दो प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। अगला प्रश्न है, औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं? सही उत्तर है आचार्य क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न है, शब्द की शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो शब्द की शक्तियाँ मूलतः 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। सौंदर्यम अलंकार किस आचार्य का कथन है? तो इसे वामन ने कहा था। दंडी ने कहा था शरीरम तावदिष्टात् व्योच्छिन्ना पदावली। भामा कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम। निम्न ग्रंथों में अरस्तु का ग्रंथ है, तो अरस्तु का ग्रंथ रिटोरिक है। उनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं पोरिपोइथिकेस, तेखनेस, रिटोरिकेस, वसीयतनामा। निम्न में से विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने किस व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया? इसका बी ऑप्शन सही है, राजनीति परक व्याख्या। विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने राजनीति परक व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया, जबकि विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने धार्मिक, नीति परक, कला परक व्याख्या पर विचार प्रस्तुत किया है। यूनान का सबसे पहला महाकवि है, ऑप्शन है होमर, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। तो इसमें जो सही है, यूनान के सबसे पहले जो महाकवि थे वे होमर थे। अगला प्रश्न है, जहाँ पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर किस रूप की पूर्वार्ध वक्रता होती है? तो सही उत्तर है प्रत्यय वक्रता। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का कथन है? तो यह अत्यंत प्रसिद्ध है, आचार्य विश्वनाथ का कथन है। जबकि पंडित राज जगन्नाथ रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम कहते हैं, आचार्य कुंतक वक्रोक्ति काव्यम जीवितम, और आचार्य हेमेंद्र अदोसो शगुड़ो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम कहते हैं।
अगला प्रश्न है रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जानस। तो इसका सही उत्तर है प्लेटो। इनकी अन्य रचनाएं हैं इयोन, क्राइथेलुस, फेदरोस, लौजाद। वक्रोक्ति जीवितम के लेखक कौन है? ऑप्शन है भामा, वामन, कुंतक और मम्मट। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है आचार्य कुंतक। आचार्य भामा काव्य अलंकार लिखते हैं, वामन काव्य अलंकार सूत्र लिखते हैं और मम्मट काव्य प्रकाश। उत्पत्तिवाद के निम्नलिखित में से किसका मत है? भरत मुनि, भट्टलोलट, अभिनवगुप्त, मम्मट में भट्टलोलट का है। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुन कहत लखन सन राम हृदय गुण मानहु मदन दुंदुभि दीनी मनसा विश्व विजय कह कीनी। यह पंक्ति किस गुण का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है माधुर्य गुण। ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझ सकते। यहाँ कौन सी शब्द शक्ति काम कर रही है? यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति काम कर रही है। भाषा शैली की दृष्टि से एक श्रव्य काव्य के 3 भेद किए जाते हैं। इस दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक श्रव्य काव्य का भेद नहीं है? तो यह महाकाव्य जो है वो श्रव्य काव्य का भेद नहीं है, बल्कि जबकि पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य श्रव्य काव्य के भेद हैं। ईश्वर मर गया यह घोषणा किसने की थी? तो यह घोषणा नीत्शे ने की थी। अगला प्रश्न यूनानी विद्वान हेरोडोटस ने इतिहास के 4 लक्षण निर्धारित किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उनमें से एक नहीं है? तो इससे यह आदर्श मूलक विधा है, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ट वर्ग के व्यंजन रहते हैं, यह सही नहीं है। बाकी अन्य कथन सही हैं। ओज गुण का संबंध किस रस से है? ओज गुण का संबंध जो है रौद्र रस से है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा अर्थ दोष के अंतर्गत आता है? तो कष्टार्थत्व अर्थ दोष के अंतर्गत आता है, जबकि न्यून पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष तथा अप्रयुक्तत्व दोष शब्द दोष के अंतर्गत आते हैं। मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन सा शामिल नहीं है? कांता के समान उपदेश, यश प्राप्ति, अमंगल का नाश, लोकातीत आनंद। कौन सा शामिल नहीं है? तो मम्मट ने काव्य प्रयोजन में लोकातीत आनंद शामिल नहीं किया है। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन में निम्नलिखित चीज़ें शामिल हैं। पहला यश की प्राप्ति, वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, शिवेतर यानी अकल्याणकारी क्षतय, सद्यः पर निवृत्ति और कांता सम्मित उपदेश। ये इतनी चीज़ें उन्होंने अपने श्लोक में बताई थी कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेश शिवेत रक्षते सद्यः पर निवृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। अगला प्रश्न है प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। तो गौड़ी और शुद्धा उसके भेद हैं। प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह कथानक के द्वारा। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, यह विचार किसका है? तो यह विचार वर्ड्सवर्थ का है। अगला प्रश्न है बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को नाटक में क्या कहते हैं? तो उसे विष्कंभक कहते हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो वे आनंदवर्धन हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा था। अभिनवगुप्त ने आनंदवर्धन की ध्वन्यालोक पर ध्वन्यालोक लोचन नाम से टीका लिखी। भारतीय काव्यशास्त्र नाटक के किन तत्वों को मान्यता देता है? तो वह ऑप्शन ए सही है, वस्तु, नेता और रस को। क्योंकि भारतीय काव्यशास्त्र नाटक के वस्तु, नेता, रस इन्हीं 3 तत्वों की मान्यता देता है। बाकी जो अन्य ऑप्शंस हैं वो सही नहीं। नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस साध्य के लिए की जाती है? तो यह कार्य के लिए की जाती है। नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि कार्य के लिए की जाती है, जबकि प्रयत्न, फलागम, नियताप्ति, प्रत्याशा, प्रारंभ ये कथा या संगठन की कार्यावस्था के भेद हैं। अगला प्रश्न है मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। इस पद में कौन सा काव्य गुण है? तो यह माधुर्य गुण है। अगला प्रश्न है देरिदा लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? तो इसमें सही उत्तर है तमाम सांस्कृतिक कर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन उत्तराधुनिकतावादी चिंतक नहीं है? ऑप्शन है F.R. लेविस, फ्रांसुआ लियोतोर, बौद्रिया, फ्रेडरिक जेम्सन। तो इसमें सही उत्तर है F.R. लेविस। F.R. लेविस उत्तराधुनिकतावादी चिंतक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? ऑप्शन है पोरिपोइथिकेस, इयोन, रिपब्लिक, पेलितेइया। तो इसमें जो सही है इसका जो उत्तर है वह है पोरिपोइथिकेस। यह प्लेटो की रचना नहीं है, बल्कि यह अरस्तु की रचना। अगला प्रश्न है अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पोरिपोइथिकेस। ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है तथा काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता। यह कथन किसका है? यह प्लेटो का कथन है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय क्या है? अनुकरण का आशय अरस्तु के अनुकरण के में पुनः सर्जन है, इसलिए ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न है काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना? तो इसका उत्तर है अरस्तु ने माना। अगला प्रश्न है चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कवि भी अनुकरता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरस्तु का, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित दार्शनिकों में विचारों में कौन सा विचार असंगत है? तो इसमें प्लेटो, पहला ऑप्शन है प्लेटो कहता है बौद्धिक आनंद के विचारों को स्वीकार किया है, ऐन्द्रिक को नहीं। ऑप्शन बी अरस्तु जो कहता है कि प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा द्वारा उद्भूत है। ऑप्शन सी है क्रोचे कह रहा है कविता सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आनंदोग के लिए भावों को उद्वेलित करती है। ऑप्शन डी है लॉन्जाइनस साहित्य का संबंध तर्क नहीं कल्पना द्वारा पाठक को
अभिभूत करना है, इसलिए इसमें जो असंगत विकल्प है वो सी, जो कि क्रोचे का कथन। अगला प्रश्न है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा मिलती है? तो इसमें कवि की अंतश्चेतना की उपेक्षा मिलती है। अगला प्रश्न है, आइए रिचर्ड्स की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ का कौन सा प्रकार नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है वाच्यार्थ, भाव, अभिप्राय और कला। तो इसमें कला नहीं है। अगला प्रश्न है, टी.एस. इलियट ने अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने कौन से निबंध में किया था? तो उन्होंने ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट नामक जो उनका निबंध था उसमें उन्होंने इसकी चर्चा की थी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, टी.एस. इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर किसे क्या स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, परंपरा और इतिहास बोध को। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है, किसे माना? जन साधारण का जीवन और प्रकृति को माना। अगला प्रश्न है, कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधानी शक्ति है, यह कथन किसका है? यह कथन कॉलरिज का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोचे के अभिव्यंजना के 4 स्तंभों में कौन सा स्तर असंगत है? ऑप्शन है विचार, अंतः संस्कार, अभिव्यंजना, आनुषंगिक आनंद। तो सही इसमें जो असंगत ऑप्शन है वह ऑप्शन ए अर्थात विचार। अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस के अनुसार इनमें से कौन सा शैलीगत दोष नहीं है? ऑप्शन है वालेयता, वागाडंबर, भावाडंबर और विपर्य। इसका सही उत्तर है विपर्य। विपर्य जो है वह शैलीगत दोष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में कौन सा समीक्षक नहीं है? ऑप्शन है लेनिन, गोर्की, कॉडवेल और लॉरेंस। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात लॉरेंस, चूँकि लॉरेंस मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में समीक्षक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावाद का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? सॉस्यूर को माना जाता है, हम सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है वह नाट्यशास्त्र में ही मिलता है। गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम छांटना, इसमें सही अनुक्रम है ऑप्शन ए, जिसमें प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर। तो गुरु शिष्य परंपरा का जो सही अनुक्रम है पहले प्लेटो, फिर अरस्तु, फिर सिकंदर। अगला प्रश्न है, रूप्यक किस ग्रंथ के रचयिता हैं? रूयक। तो ऑप्शन है काव्यालंकार, अलंकार सर्वस्व, कुवलयानंद और काव्य आदर्श। तो इसका सही उत्तर है अलंकार सर्वस्व के रचयिता जो हैं वो रूयक हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि के विविध प्रकार निम्न में से कौन है? तो इसमें पहला ऑप्शन सही है वस्तु, अलंकार और रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऑप्शन है नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, ध्वन्यालोक, काव्यादर्श। तो इसका सही उत्तर होगा नाट्यशास्त्र, क्योंकि भारतीय काव्यशास्त्र का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वह नाट्यशास्त्र ही है और उसकी रचना भरत मुनि ने की थी। भामा ने काव्यालंकार की रचना की थी, आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक की, दंडी ने काव्यादर्श की। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, यह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञानधारा। यह कथन किसका है? यह DSSB में और राजस्थान कॉलेज लेक्चर में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी जयशंकर प्रसाद, क्योंकि महादेव वर्मा कहते हैं कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसे ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है आनंदवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात शब्द वक्रता। शब्द वक्रता वक्रोक्ति का भेद नहीं है, जबकि वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, वाक्य वक्रता एवं प्रबंध वक्रता वक्रोक्ति का भेद है। अगला प्रश्न है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत है, फिर भी तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन ऑप्शन बी है, यह कथन जो है वह वाल्तेयर का है। अगला प्रश्न है, मौलिक रूप से व्यंजना कितने प्रकार की मानी जाती है? तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 3, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। अगला प्रश्न है, लिए स्वर्ण आरती भक्तजन करते संघ ध्वनि झंकार, इसमें कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा अर्थात अयथार्थ काव्य दोष है, क्योंकि यथार्थ के अभाव में इस दोष की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात 10। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अभिनय का भेद नहीं है? भारतीय, वाचिक, आहार्य, आंगिक। तो सही उत्तर है भारतीय। भारतीय अभिनय का भेद नहीं बल्कि यह एक नाट्य वृत्ति है और नाट्यशास्त्र में मूलतः 4 नाट्य वृत्तियाँ हैं, भारतीय, सात्वती, कैशिकी तथा आर्भटी। अभिनय के मूलतः 4 प्रकार हैं, आंगिक, कायिक या सात्विक, वाचिक और आहार्य। लक्षणा को कहा जाता है शब्द शक्ति, रस, छंद या अलंकार, तो इसे शब्द शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाटक के पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना कहलाती है, तो इस सूचना को चूलिका नाम से जाना जाता है।
प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है। ऑप्शन है शुद्धा, रूढ़ा, सारोपा, गौड़ी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रूढ़ा। रूढ़ा इसका भेद नहीं है। अगला प्रश्न है व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है ग्राम्यत्व, प्रतिकूल वर्णत्व, च्युत संस्कारत्व और निरर्थकत्व। तो इसमें सही उत्तर है च्युत संस्कारत्व। अगला प्रश्न है प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी गौड़ी और शुद्धा। गौड़ी और शुद्धा जो है वे प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। अगला प्रश्न है काव्य का सर्वस्व कहा गया है किसे। ऑप्शन है ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात अलंकार को। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन थे, वक्रोक्ति के कुंतक थे, रीति के वामन थे। अगला प्रश्न है शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं, हम सभी लोग जानते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अगला प्रश्न है आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 20। वामन ने 20 गुण, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण माने हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है। नील परिधान बीज, सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघबन बीज, गुलाबी रंग। यह इसमें ऑप्शन सही होगा माधुर्य गुण, क्योंकि इसमें कानों को जब प्रिय लगने वाला श्रव्य काव्य होता है तो वह माधुर्य गुण होता है और यह गुण श्रृंगार, करुण और शांत रसों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात आनंदवर्धन ने। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है। ऑप्शन है व्यंजना, श्रोता, अभिधा, लक्षणा। तो श्रोता इसका भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है। तो यह रस दोष है। ऑप्शन था समास दोष, पद दोष, रस दोष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह एक रस दोष है। आज यहीं पर अगली क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे।